और बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट्स है कि कोई भी फैमिली तो सपोर्ट नहीं कर पाएगी इसमें, इतने ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी फैमिली, जितनी एक फैमिली की खर्चा है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का उतना मंथली खर्चा है एक। बहुत ही यंग एज में 16-17 साल के बच्चों को मैंने देखा जिम में अच्छे अच्छे बारी बारी डंबल्स उठाते रहते हैं, राइट। तो क्या जिम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनके लिए सेफ़ होता है, किसी तरह का उनको खतरा होता है क्या जिम में? पेरेंट्स का एक और कंसर्न रहता है, मैंने कभी सुना है कि वो कहते हैं कि ये कम उम्र जैसे 15-18 का बहुत ही यंग एज होता है, राइट। इसमें जब आप जिमिंग करोगे, जब हैवी डंबल्स और जब हैवी वेट्स उठाओगे तो शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। जैसे कई लोग हाइट के लिए कंसर्न होते हैं कि हाइट आपकी रुक जाएगी अभी से करोगे तो, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी देख करके आते हैं, राइट। तो ये क्या ट्रेंड चल रहा है कि लोग एक्चुअल जो इंस्ट्रक्टर होता है जिम में उसको छोड़ करके जो यूट्यूब में क्या है, बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें से कई बार क्या है कि लोग गलत जानकारियाँ भी देते रहते हैं, राइट। तो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को उन जानकारियों से बचा करके एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास भेज सकते हैं, कैसे वो लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? और जो ये यूट्यूबर्स रहते हैं कुछ ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं, और कई बार क्या है ब्रांड्स उतने ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं, खासकर ये यंग बच्चों के लिए। सिर्फ पैसे लेकर के वो लोग कुछ भी कह देते हैं, और वही चीज़ से बच्चे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कई सारे आउटर सब्सटेंस होते हैं उनको ले लेते हैं, और उनसे उनकी बॉडी क्या है ख़राब हो जाती है। और उससे क्या है ना, पेरेंट्स पे ये इफेक्ट पड़ता है, वो ये सोचते हैं कि यार नहीं जिम ख़राब है, वो जिम गया होगा वहाँ पे कुछ खिला दिया होगा या कुछ अलग ट्रेनिंग करा दिया, उसकी वजह से बॉडी ख़राब हो रही है। इतने सारे मेडल्स और शील्ड क्या रखे हुए हैं आपके पीछे? ये मेरे इस साल का अचीवमेंट है, मेरा साउथ एशिया का है, वो मालदीव्स का है। कौन सा वाला है ये? फर्स्ट वाला ये है क्या? बीच वाली, ओके, जिसमें ओके। मेरा गोल्ड था, गोल्ड मेडल। अच्छा। ये है मेरा इंडोनेशिया का है, मिस्टर एशिया का। घर वालों से कुछ कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट के बाद, अगर वो आज देख रहे हो आपको तो? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों से क्या भाई? नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलकम एवरीबॉडी टू दिस चैनल अगेन। ठीक है, आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा नाम किया हुआ है, राइट। रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ का देश में नहीं विदेशों में भी नाम हुआ है, और एक ऐसा फील्ड जिसमें अभी बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं हैं अभी भी कि इसमें कितना ऊंचा जाया जा सकता है और इसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इस सारी चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। और इस पॉडकास्ट को स्पेशली वो जो जिम एंथुसियास्ट हैं, जो अपना सिर्फ जिम सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि एक बेटर एस्थेटिक्स चाहिए, बल्कि इसलिए भी जा सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल आपको रिकग्निशंस मिल सकते हैं, राइट। तो आज हमारे साथ हैं अशोक भाई। वेलकम टू यू अशोक भाई टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, नमस्ते आप सभी को। ओके, माई सेल्फ अशोक बेहरा। अशोक भाई, आपके बारे में बहुत टाइम से वैसे मैं आपको जानता था, बहुत टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये पॉडकास्ट किया जाए, राइट। क्योंकि आप फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर चुके हो, राइट, और आगे भी करना है, आई एम श्योर। ठीक है, इससे पहले कि हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में जाएं अशोक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अशोक बेहरा है कौन, करेक्ट, ये कहाँ से आया है, कैसे ये फिटनेस इंडस्ट्री में आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ, आप कहाँ बॉर्न हुए, कहाँ बॉटअप हुए, आपका बैकग्राउंड क्या था? माई सेल्फ अशोक बेहरा। मैं बेसिकली उड़ीसा का हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो जॉब करते हैं SSL में, तो मैं रहता हूँ चिरमिरी में। अच्छा। ठीक है, मतलब मेरा स्कूलिंग, कॉलेज फिर उड़ीसा में, स्कूलिंग 12th तक मैं वहीं चिरमिरी में किया हूँ। आप सबको पता होगा, जैसे वो माइनिंग सेक्टर है, बिल्कुल उतना तो बिल्कुल। मेरे को इस स्पोर्ट के बारे में उतना नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं, मैं बस करता रहा। जब स्टार्ट किया मैं 8 से WWE ये सब देखता था, मेरे को लगता था ये सच में भी होता है क्या, इतनी मसल उसल मतलब अपने को क्या, अपने को नॉलेज नहीं है, जो दिख रहा है उसको लग रहा है नहीं यार इसमें भी कुछ होगा, एडिटिंग कुछ होगा। फिर जैसे जैसे इस फील्ड में आए, मेरे को बस इतना था कि मेरे को करना है, बॉडी बनाना है, स्पोर्ट्स कुछ नहीं खेलना है, मेरे को बॉडी बनाना है, मेरे को घूमना है, बस दिखाना है। तो आपने बताया कि आप चिरमिरी में आपका बॉर्न एंड हाँ। बॉटअप सारी शुरुआती पढ़ाई हाँ। वहीं, कॉलेज भी आपने वहीं से नहीं, की? मैं कॉलेज किया हूँ उड़ीसा, बरहमपुर से।
अच्छा, क्या कॉलेज का नाम था? मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ मैकेनिकल से। ओके ओके, तो मैकेनिकल किया तो कहीं ये माइंड में था कि एससीसीएल में जाना है, क्योंकि वो भी एक कोल्ड फील्ड इंडस्ट्री है, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स काफ़ी एससीसीएल में ही वापस जाना चाहते हैं, तो शुरुआत में क्या कुछ इस तरह का एम था लाइफ में? मेरे को जब मैं पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया, मैं मतलब फैमिली की वजह से मैं चालू किया कि करना है कुछ पढ़ाई तो टेक्निकल में कर ले, जॉब वॉब हो जाएगा। मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं था उसमें ओके। कि मतलब मेरे को उसमें अपना कॉलेज कंप्लीट करके माइनिंग करना है या इंजीनियरिंग में कुछ करना है। बस मैं फैमिली के प्रेशर से कर रहा था। अच्छा। मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को बस कंप्लीट करना था कि ठीक है कर लेते हैं, एक तो बोल रहे हैं तो हम्म। बस। तो बेसिकली इंटरेस्ट कहाँ आया? मैं देखता हूँ कि जैसे कि हम लोग भी जब बहुत यंग थे, ठीक है, तो जिम का एक हर लड़के में ज़्यादातर रुझान होता है, राइट? क्योंकि क्या होता है, एक जिम जाने से एक फिजिक आपकी इतनी थोड़ी बिल्डअप हो जाती है हाँ कि आपका एक अलग से एक रुतबा बन जाता है, हाँ। कहो, या एक बन जाता है कुछ इस तरह का। तो उस तरीके की वजह से आप जिम में इस सेक्टर में आए, या आप किसी को देख करके इंस्पायर हुए थे? शुरुआत कैसे हुई थी जिम की? कैसे आपने जिम की तरफ आप स्विच हुए? मेरे को इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं था कि इसमें बॉडी बिल्डिंग होता है। मेरे अच्छा। को बस जिम जाना था और टीवी में एक्टर उक्टर को देख के मैं बोला बॉडी अच्छा। बनती है, बॉडी से पर्सनालिटी बनती है तो लोग थोड़ा देखते हैं, बोलते हैं बनाया है कुछ, शरीर यार गजब है। तो बस उसी हिसाब से मैं जा रहा था। मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं था कि मेरे को आगे जाके बॉडी बिल्डिंग करना है कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही मैं जिम चालू किया हूँ। उससे ओके। पहले मेरे को चिरमिरी में कुछ ऐसा मतलब स्कोप नहीं था कि जिम है कुछ कॉलेज नहीं। आप जब उड़ीसा में थे हाँ, वहाँ जब पे, मैं राइट? कॉलेज गया हूँ वहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ अच्छा अच्छा। 2011 से। 2011। मतलब उससे पहले मैं जिम में घुसा ही नहीं था, मेरे को ओके। नहीं पता था। बस मेरे को पता था पुशअप मार लेता था, चिनअप मार लेता था। उसमें मेरे को ये भी नहीं पता था कि कितना करना है, कैसे करना है। बस कर रहे हैं जितना ओके नॉलेज है उस हिसाब से कर रहे थे। ओके। फिर जब वहाँ गया तो जिम चालू किए। जब मैं सेकेंड ईयर में पहुँचा, मैं एक बॉडी बिल्डिंग इवेंट हो रहा था वहाँ पे, हम जहाँ स्टडी कर रहे थे, तो मैं देखा कि होता है क्या है। तो मेरे को दूसरे दिन सीनियर लोग बोले कि तू खेल। अच्छा। तब थोड़ी सी फिजिक थी, मतलब नॉर्मल ये एथलीट टाइप की। ओके ओके, ये खेल वाली चीज़ों में मैं आता हूँ, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि शुरुआत में आपने पॉलिटेक्निक किया, राइट? उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे करके इसको डिस्कवर किया, लेकिन आपके घर वालों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ होते हैं जिम, और खासकर इसमें करियर बनाना ज़्यादातर ये जो मिडिल क्लास घर के जो परिवार होते हैं वो उसको उस तरफ लेते नहीं है। उन्होंने आपको पॉलिटेक्निक कराया, कहीं ना कहीं उनके मन में होगा कि आप एससीसीएल ज्वाइन करें, सरकारी नौकरी की तरफ जाएं। तो ये कब हुआ कि आपने बताया होगा अपने घर वालों के कि देखो मैं अब पॉलिटेक्निक रहने तो मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे को अब आ रहा है इंटरेस्ट जिम में? ये कब हुआ? मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ 2015 में। अच्छा। मैं एक साल एक्स्ट्रा रुक गया कि मेरे को कोचिंग करना है आगे के लिए, लेकिन मैं कोचिंग नहीं जा रहा था। ओह, अच्छा। मैं खाली वर्कआउट कर रहा था, वहाँ पे रुक रहा और था। ये घर वालों को नहीं पता ये था? घर वालों को नहीं पता वेरी था। गुड। ठीक है। फिर उनको जब पता चला पापा को कि इसका कॉलेज ख़त्म हो गया, किस चीज़ का कोचिंग कर रहा है, अच्छा। तो फिर पता किए तो मैं मेरे से पूछे एक दिन, तुम कर क्या रहे हो? मैं बोला देखिए मेरे को एक दिन तो बोलना था कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा करेक्ट। है। मैं पढ़ाई में उतना अच्छा भी नहीं था, मतलब एक नॉर्मल एवरेज। एवरेज। ओके। कि मतलब कहाँ तक पढ़े हो? हाँ बस भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पॉलिटेक्निक कंप्लीट है बस। अच्छा। मैं बोला उससे मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब मेरा फ्यूचर नहीं है भाई। मैं बोला खुद, मेरे में उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा। मतलब मैं अगर जॉब के लिए भी अप्लाई करता, ज्वाइनिंग करता, मेरे को जॉब मिल भी जाती, मेरे को प्रमोशन होगा नहीं होगा वो बात की बात है। मैं करेक्ट। खुश ही नहीं रह पाता, मतलब मैं जाता ही नहीं। 10 दिन जा रहा हूँ, 3 दिन गायब, 4 दिन गायब, उस टाइप से हो जाता। तो फिर फाइनली आपने कह दिया कि मेरे को हाँ तो जिम ही फिर करना है। हाँ, तो उनका घर में रिएक्शन क्या था उनका फिर? रिएक्शन था कि पॉलिटेक्निक में उस समय पापा ने कम से कम 3 से 4 लाख खर्चा किए थे अच्छा। खाली स्टडी पे। फिर मेरा रहना खाना जो भी था, बोले कि तुमको ये नहीं करना था, तुम बोलते कुछ और करते, लेकिन तुम उसको कर लिए हो, फिर बोल रहे हो उसको करना ही नहीं है तुमको, उससे रिलेटेड कुछ ना जॉब। मैं बोला अब नहीं हो पा रहा तो क्या कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। नहीं, वो एज भी ना काफ़ी वो एक होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम हम डिस्कवर कर ही रहे होते हैं हाँ लाइफ हाँ को, हाँ। राइट? अब हमने पॉलिटेक्निक में आपने डाल दिया, चाहे जैसे कि आपके केस में पॉलिटेक्निक हो, कई लोग क्या है बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, अलग अलग फील्ड में जाते हैं, लेकिन लाइफ कुछ ना कुछ अलग टर्न ले लेती है जिसमें हमको पता चलता है नहीं यार हम तो उसके लिए बने हुए थे, राइट? मेरा तो इस टाइप का था कि जब मैं ये बताया तो मेरे फैमिली से तो अभी भी मेरे को उस टाइप का सपोर्ट नहीं है मेरे स्पोर्ट्स को। अच्छा। हाँ मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि
नहीं है अभी भी ओके। मेरा वर्ल्ड में अभी गोल्ड है, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि अभी भी कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अब मेरे को पता है यार मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, तो मेरे को पता है इसमें, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी उनको समझ में आएगा जब कुछ उस टाइप की लाइफ में होगी, अचीवमेंट जॉब उब जो भी है जी तब। जी। तो आप लोग कितने भाई बहन कितने हैं? मैं हम 3 भाई बहन हैं। आप कौन से नंबर के? मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक है। मेरे से एक छोटा है ठीक है। और एक सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो वो लोग इस चीज़ पे आपको मतलब इंकरेज करते हैं, उनका कोई नहीं, रुझान इस भाई तरफ? बहन सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे मेरे जीजू भी है, वो भी सपोर्ट करते हैं। ओके, नहीं इसके आपके तरह वो लोग भी प्रोफेशनल जिमिंग करते नहीं हैं नहीं या नहीं, सिर्फ मेरे सपोर्ट करते फैमिली हैं? में कोई भी नहीं, अच्छा। वो तो वर्कआउट भी नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये आप ही का फर्स्ट कदम आप ही ने इस तरफ डाला हुआ हाँ। है। बाकी सब क्या है कि कन्वेंशनल जॉब और कॉलेजिंग उसी में करते हैं। हाँ, जैसे मेरा छोटा भाई है वो जॉब कर रहा है। अच्छा, जैसे कि आपके पेरेंट्स भी, जैसे कि आपने कहा कि आपको फर्स्ट उन्होंने भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया और अभी भी शायद उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, जबकि आपने इतना सब कुछ अचीवमेंट कर लिया। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक पर्सपेक्टिव में जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे भी हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स के लिए बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं। हम चाहते ठीक है। हैं कि नए नए फील्ड जो होते हैं वहाँ के एक्सपर्ट लोग को अपने चैनल पे लेके आएँ, ठीक है, वो उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपको पता है कि फील्ड बहुत वाइब्रेंट है, बहुत अच्छा करियर है, बहुत सारा अचीवमेंट आ सकता है, बहुत पैसे आ सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ये पेरेंट्स को ये एजुकेशन अभी भी नहीं है, राइट? क्योंकि वो एक अलग दौर से आ रहे हैं, राइट? पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं गलती नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ। मतलब हमारी उस टाइप को हो गई है कि सबको यही लगता है कि पढ़ाई से ही कुछ हो पाएगा, बाकी स्पोर्ट्स से तो कुछ लेना देना नहीं है। और बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट्स है कि कोई भी फैमिली तो सपोर्ट नहीं कर पाएगी इसमें। इतने ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी फैमिली, जितनी एक फैमिली की खर्चा है वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का उतना मंथली खर्चा है एक ओके ओके। एथलीट की, जिसमें पूरी एक फैमिली चल जाएगी। उस वजह से भी कहीं ना कहीं फैमिली भी थोड़ी नहीं, पीछे हट वही जाती वही है। वही जो बाउंड्री रह गई है उसको ही हम ब्रिज करने का हाँ। कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे ये स्टैब्लिश हो सकता है कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग में भी कुछ है, ठीक है। ये पुराने ज़माने टाइप का, यानी कि जो भी आपका कन्वेंशनल थिंकिंग है, जॉब और जो भी सिक्योरिटी आप देखते हो, क्या इसमें मिल सकता है नहीं मिल सकता, उसी बारे में आप इसमें और जानना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं भी मैरिड हूँ, मेरी अभी बच्ची तो बहुत छोटी है, खैर अभी रिसेंटली वो 2 साल की होने वाली है, लेकिन जैसे फ्यूचर में बच्चे जब बड़े होते हैं, ज़्यादातर बच्चे बहुत ही यंग एज में आजकल जिम ज्वाइन कर लेते हैं, राइट? और जैसे कि आपने बताया पेरेंट्स का कुछ ना कुछ कंसर्न रहता है, बहुत एक नॉर्मल एक कंसर्न मैंने देखा है नॉर्मल पेरेंट्स का होता है सेफ्टी के लिए। जी। बहुत ही यंग एज में 16-17 साल के बच्चों को मैंने देखा है जिम में अच्छे अच्छे बारी बारी डंबल्स उठाते रहते हैं, राइट? तो क्या जिम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनके लिए सेफ़ होता है? किसी तरह का उनको खतरा होता है क्या जिम में? देखो, इक्विपमेंट से खतरा भी है, नहीं भी है। आप अगर अंडर एज हो, आप फर्स्ट जिम ज्वाइन करते हो, आपके इंस्ट्रक्टर जो हैं, ट्रेनर जो हैं, उनके गाइडेंस पे रहिए। आप कौन सा इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है, किस लिए यूज़ होता है। आप स्टार्टिंग पे जाके ही आप किसी मशीन पे या हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, उससे आपके इंजरी होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। क्या आपके इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, वो सब सिखाएंगे। तो पहले आप करने जा रहे हो तो पहले अपने आप को सेफ रखो। उस बॉडी सेफ रहेगी तभी बॉडी बनेगी। सही बात है। तो क्या कोई प्रॉपर एज है जिसमें आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसी एज में बच्चों को एंट्री देना चाहिए जिम में, या कोई ऑलरेडी कोई एज ग्रुप है जिस, यानी ऑलरेडी कोई नियम है क्या जिसमें इससे कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं दी जाती, ऐसा कुछ है? ऐसे तो कोई एज नहीं है। ऐसा कोई एज नहीं है? नहीं, आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन देना पड़े कि कौन सा एज पर्टिकुलर ठीक होता है, उसमें आप एंट्री करो तो ज़्यादा अच्छा मैं है? तो बोलूँगा 15 के बाद चालू कर लो। 15 के बाद, राइट? पेरेंट्स का एक और कंसर्न रहता है, मैंने कभी सुना है कि वो कहते हैं कि ये कम उम्र में, जैसे 15-18 का बहुत ही यंग एज होता है, राइट? इसमें जब आप जिमिंग करोगे, जब हैवी डंबल्स और जब हैवी वेट्स उठाओगे, तो शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। जैसे कई लोग हाइट के लिए Height। कंसर्न होते हैं कि हाइट आपकी रुक जाएगी अभी से करोगे तो, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखो, सच्चाई कुछ नहीं है। लोग पेरेंट्स वही बोलेंगे, देखो क्या, क्योंकि उनका बच्चा है, वो चाहेंगे मेरे बच्चे को कुछ मत हो, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो उनका कहना है ठीक है। लेकिन पेरेंट्स कब बोलते हैं, जो बाहर से सुन रहे हैं, बाहर में ये क्या बात चल रहा है कि ज़्यादा हैवी वेट उठा रहा है बच्चा, हाइट रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। वो जेनेटिक पे डिपेंड करता है। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, मॉम डैड किसी की भी, वो ग्रोथ होना तय है। अगर ग्रोथ नहीं भी हो रहा, ऐसा भी नहीं है कि आप जिम जाके हाइट ग्रोथ कर ले रहे हो, जितना ग्रोथ होना है वो होगा। आप जिम जाके
ये आप मसल ग्रोथ कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो, वेट गेन कर सकते हो, हाइट जित थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग से जो बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिम जाके हाइट रुक जाएगी, जिम जाके हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, राइट? तो ये सिर्फ एक मिथ ही है, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि जैसे कि पता नहीं, आप बोलो सही बोलते हैं कि क्या है, बोलते हैं कि अरे नहीं मेरे बच्चे का तो जिम जाके ही शायद हाइट हुआ, वो लोग दावा ही कर देते हैं। देखो, वो एक उनका परसेप्शन ही होगा, मिथ ही होगा शायद कि अब देखो लोग वही बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या चल रहा है ना, जो देख रहे हैं वो नहीं बोलते हैं, जो सुन रहे हैं उसको बोलते हैं। अगर 5 आदमी बोल रहे हैं वो सच भी है, ठीक है तो ठीक है। अगर 5 आदमी गलत को सच बोल रहे हैं तो वो सच है। अच्छा। लेकिन सबको पता है कि वो गलत है ना, नहीं यार यहाँ 5 आदमी बोल रहे हैं तो सच ही हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। अभी आप खुद देख लो, अभी आप कुछ अलग करो ना, उसमें आप 5 लोग बोल देंगे अरे कुछ नहीं होगा इसका, ये है वो है, लेकिन आपको पता है नहीं ये हो जाएगा। ओके। उसी टाइप की चीज़ें। और आजकल बहुत सारे जिम तो जिम है, जिम के तो खैर इंस्ट्रक्टर होते ही हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी देख करके आते हैं, राइट? तो ये क्या ट्रेंड चल रहा है कि लोग एक्चुअल जो इंस्ट्रक्टर होता है जिम में उसको छोड़ करके, जो यूट्यूब में क्या है, बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें से कई बार क्या है कि लोग गलत जानकारियाँ भी देते रहते हैं, राइट? तो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को उन जानकारियों से बचा करके एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास भेज सकते हैं, कैसे वो लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखो, सभी यूट्यूबर अपना प्रमोट नहीं करते हैं, कुछ हैं जो सच बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको देखना पड़ेगा, कौन सही है कौन गलत है। उनको कोई मतलब नहीं है मेरे को कौन देख के क्या कर रहा है, उनको चाहिए व्यूअर्स। लेकिन प्रॉब्लम तो यही आ जाती है ना, पेरेंट्स को तो ऑलरेडी नहीं ठीक है, पता रहता। हाँ, वही। वो लोग सोचते हैं कि क्या है, बच्चा है अपना रिसर्च करके जा रहा होगा, लेकिन अब बच्चे की भी एज क्या है, कच्ची रहती है। हाँ। वो भी कुछ भी उल्टा सीधा देख लेता है, सोचता है अरे बाप रे इतने सारे सब्सक्राइबर है तो सही बोल रहा हम क्या होगा। कर रहे हैं ना, अभी की जनरेशन जो है वो बस देख रही है कि वो इस टाइप की वर्कआउट कर रहा है, एग्जैक्टली। वो इतना वेट मार रहा है, इस पोस्चर में मार रहा है, वो मंडे टू सैटरडे ये कर रहा है वो कर रहा है। अपन क्या करें, 1 घंटे का उसका रूटीन देखें, उसका वीडियो देखें, बाकी के 23 आवर्स वो क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। जो आपका वीडियो बना रहा है, जिसका वीडियो देख रहे हो, वो मतलब उसके दिन भर की डाइट क्या है, वो क्या खा रहा है, कितना रेस्ट ले रहा है, वो किस पर्पज़ से वो वेट ट्रेनिंग कर रहा है, वो वेट ट्रेनिंग किस लिए है, उसको कोई नहीं जानना चाह रहा है। आजकल गूगल ऐसा हो गया, वेट गेन करना है देखे वर्कआउट, छेटवा गया, देखे उसको मारे चालू। सही बात है। और कई बार इसमें क्या होता है, मैंने बहुत सारा देखा है, जो ये यूट्यूबर्स रहते हैं कुछ ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं, और कई बार क्या है ब्रांड्स उतने ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं, खासकर ये यंग बच्चों के लिए। सिर्फ पैसे लेकर के वो लोग कुछ भी कह देते हैं, और वही चीज़ से बच्चे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और कई सारे आउटर सब्सटेंस होते हैं उनको ले लेते हैं, और उनसे उनकी बॉडी क्या है ख़राब हो जाती है। और उससे क्या है ना, पेरेंट्स पे ये इफेक्ट पड़ता है, वो ये सोचते हैं कि यार नहीं जिम खराब है, वो जिम गया होगा वहाँ पे कुछ खिला दिया होगा या कुछ अलग ट्रेनिंग करा दिया, उसकी वजह से बॉडी ख़राब हो रही है। हाँ, ये भी है। अभी मार्केट में क्या है देखो, अभी जैसे जिम इंडस्ट्री हो गई है, सप्लीमेंट के इतने ब्रांड हो गए हैं, डेली एक नई ब्रांड आ रही है, लेकिन आपको वही पता करना पड़ेगा कौन सी अच्छी है क्या है, उसको देख के रिसर्च करके उसको लेना पड़ेगा आपको। हम हर ब्रांड को ख़राब भी नहीं बोल सकते, हर ब्रांड को अच्छा भी नहीं बोल सकते। तो इसका कोई मापदंड होता है पता करने का, कोई लेबलिंग या कोई हाँ होता है, ट्रस्टेड हाँ, किस तरह? जैसे ट्रस्टेड ब्रांड है कुछ तो उसमें वो लेवल होता है, स्कैनिंग का बारकोड दिए रहेगा, बैच नंबर दिए रहेगा, एक्सपायरी डेट का। जब आप स्कैन करोगे बैच नंबर को तो उसमें दिखा देगा वो मैन्युफैक्चर कब हुआ है, एक्सपायरी कब है। बेसिकली पेरेंट्स को भी थोड़ा एक्टिव होना हाँ, पड़ेगा कि उसमें बच्चा क्या ले रहा है। मतलब हाँ। आपको पता चल जाएगी, और लेवलअप होती है ऊपर में, उसकी कुछ हर ब्रांड की अलग अलग साइट होती है। ओके। ठीक है, उसको आपको उस साइट पे जाना है, उस लेवल पे स्कैनर टाइप्स होता है, उसको स्कैन करना है, वो बैच नंबर को डालना है, तो उसमें बता देगा, वो दिखा देगा, पूरी डिटेल्स उसकी आ जाएगी, कब बनी है, कब एक्सपायरी होगा, ये क्या है, सब पूरी डिटेल्स आ जाएगी। मतलब आप जिस प्रोडक्ट का मतलब वो कौन सी फ्लेवर है वो भी दिखा देगा उसमें, ओके। पूरी डिटेल आ जाएगी उसमें। तो ये जो चीज़ें आज जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नादानी में ले भी लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ को नहीं पता होता है, मान के उनकी चलिए। गलती नहीं है देखो। हाँ। अब किसी को कोई बताने वाला नहीं है। करेक्ट। जैसे मैं चिरमिरी हूँ ना, एक टाइम था मेरे को ये नहीं पता है ओट्स कैसे खाना है, मैं ओट्स में शुगर डाल के खाता था। ओके। मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कार्ब्स क्या है, क्या फाइबर, क्या प्रोटीन, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अब मेरे को जितना नॉलेज था मैं उस हिसाब से कर रहा था। वही है, अभी देखो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो गूगल करेंगे खाएंगे। सही बात। अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी इसको ले लेते हैं, राइट, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसको पहले अगर पता चल जाए तो इसको रोका जा सकता है, क्या होता है साइड इफ़ेक्ट्स?
कुछ कुछ सप्लीमेंट्स में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन है, सप्लीमेंट है, सबके अलग अलग, किसी किसी में एक्ने हो जाएगी, ठीक है, किसी किसी में स्किन में कुछ कुछ रेसे टाइप से हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हर प्रोडक्ट का अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा इससे मतलब सभी प्रोडक्ट के एक साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो डिपेंड कर रहा है आप यूज़ क्या कर रहे हो। अच्छा, जैसे कि ये सप्लीमेंट लेना हमेशा ज़रूरी होता है कि हम डायरेक्ट खाली जिम करके एक नॉर्मल जो घर के खाना होता है उसको लेकर भी हम सस्टेन नहीं कर सकते एक अच्छी बॉडी को? कर सकते हैं, कर आप सकते हैं। नेचुरल डाइट अच्छा रखो, आप ओके। आपको प्रोटीन इंटेक से मतलब है, अच्छा। आप प्रोटीन इंटेक आप नेचुरली करो या आप सप्लीमेंट से करो। सप्लीमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट सोर्स है जो हमारा मतलब जो नेचुरल डाइट से हमारी प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लेते हैं उसको। तो ओके। और अगर जैसे कि अगर हम प्रोफेशनली ट्रेन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ ये हार्डवर्क ही काफ़ी होता है कि उसमें लेकिन लग जाता है क्या? आप एक एथलीट हो, आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी हो गया। मतलब आप उस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके 2 से 3 घंटे के वर्कआउट हैं, उसके रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए। अच्छा, एज अ पेरेंट्स, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए इसमें फिज़िकल हेल्थ तो बढ़ती ही है, राइट? आप जैसे अगर प्रॉपर डाइट करते हो, प्रॉपर अगर ट्रेन करते हो अच्छे उसके तहत, क्या उनके जैसे रेगुलर उनकी जो पढ़ाई लिखाई जो होती है, करिकुलम जो होता है स्कूल का, कॉलेज का, क्या एक अच्छा फिजिक, एक अच्छा फिटनेस होना उसमें भी हेल्प करता है उनको? एक अच्छा फिजिक होना तो हर चीज़ में हेल्प करेगा, हर उसमें भी फील्ड में करता आपको आपकी पर्सनालिटी अलग दिखेगी। पर्सनालिटी अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, पढ़ रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, पर्सनालिटी अच्छी है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा हो जाती है। एक अच्छा फिजिक बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा? वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको लेके कितने डेडिकेटेड हो। या फिर भी जैसे एक मान के चलते एक नॉर्मल लीन सा बंदा है, जैसे अगर मेरे जैसा बंदा है नॉर्मल। मतलब एक फिट है, हाँ हाँ। थोड़ा सा उसको और फिट होना है तो कम से कम 6 महीने 6 महीने, 6 महीने में आप जैसे डोले शोले आ जाएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, थोड़े से कम आएंगे लेकिन लेकिन आ आएंगे। जाएंगे, राइट? अच्छा। तो जैसे कि हम लोग भी चालू किए तो मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे आप वैसा लग रहा है कि शील्ड और मेडल्स बेचने के लिए बैठे हैं। इतने सारे मेडल्स और शील्ड क्या रखे हुए हैं आपके पीछे? ये मेरे इस साल का अचीवमेंट है। अच्छे अचीवमेंट्स है, ओके। वही मैं एक देखा काफ़ी सारे मेडल्स आप लेके आए, इनके बारे में कुछ बताइए कि क्या है और कहाँ आपने इनको अचीव किया है? एक मेरा साउथ एशिया का है, वो मालदीव्स का है। कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला ये है क्या? बीच वाली, ओके जिसमें ओके। मेरा गोल्ड था, गोल्ड मेडल। अच्छा। ये है मेरा इंडोनेशिया का है, मिस्टर एशिया का, इसमें भी मेरा गोल्ड था। ओके। ये है मेरा मिस्टर वर्ल्ड का है, अब भी मैं जस्ट खेल के आया हूँ, ये मालदीव्स में फिर से हुआ था, अद्दू सिटी में, इसमें भी मेरा गोल्ड था। यानी वर्ल्ड लेवल पे भी आपने पूरा नंबर 1 आया हुआ है आपने, हाँ, करेक्ट? तीनों इंटरनेशनल मैचेस में मेरे गोल्ड थे। ओके। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट को के लिए सरकार की तरफ से आपको किसी तरह का बैकिंग मिला है कि कैसे होता है ये? देखो, सरकार की तरफ से कुछ अभी तक तो कुछ नहीं मिला है ना, सपोर्ट भी नहीं होता है हमारा। मतलब हमारे स्टेट की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग को तो मतलब उस लेवल पे देखते हैं कि कोई गेम ही नहीं है, अच्छा। इस टाइप का कुछ गेम ही नहीं होता है। तो ये सारे अचीवमेंट जितना भी आप ट्रैवल करते हैं, जहाँ भी स्टे करते हैं, सब अपने अपने से ही करते हैं? अभी तक मैं इस साल के जितने मेरे अचीवमेंट हैं, मतलब अभी तक के साल की क्या, मैं खुद अपने एक्सपेंस से करता हूँ, आना जाना रहना खाना पीना सब। और ये कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं? ये जो कॉम्पिटिशन्स का नाम है, जैसे आपने इंडोनेशिया बताया, वहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन था, ये क्या बोलते हैं इसको? इंडोनेशिया में मेरा हुआ था मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक अच्छा, इसमें चैंपियनशिप। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं? एशिया में, पूरे एशिया के आए थे। अच्छा, एशिया में आते हाँ, हैं, ओके। वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड के आते ओके ओके। तो इसमें क्या 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 देश होते होंगे? इंडिया से जाता होगा? हैं। वर्ल्ड में आए थे 53 कंट्री, अच्छा। साउथ एशिया में 26 या 28, और एशिया में 38 या कुछ समथिंग। ये सब जो आप कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, ये एक पर्टिकुलर इस तरह का कंपटीशन को तैयार करने के लिए एक इंसान को कितना टाइम लग जाता हो? क्या ये एक साल में पॉसिबल है या कई सालों तक प्रैक्टिस करना पड़ता है? एक कंपटीशन के लिए या इंटरनेशनल कंपटीशन ये के लिए? इंटरनेशनल के लिए, जैसे मान के चलते पहले मिस्टर एशिया का बात करते हैं, ठीक है? आपको मान के चलो, एक नॉर्मल मैं बंदे की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले से जो बिल्डअप है, एक नॉर्मल बंदा, लीन बंदा है, कॉलेज से अभी भी निकला होगा, ठीक है? वो चाहता है कि आज से मैं स्टार्ट करूँ। मान के चलो आपको ये उसने आइडल बना लिया कि नहीं, अशोक बैल टाइप से मेरे को दिखना है, तो मेरे को आज से वो चालू करता है, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको एक अच्छा प्रोफेशनल इंटरनेशनल नेशनल लेवल का बॉडी बनाने में? एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बनने में आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे, अरे बाप रे, अच्छा। क्योंकि मेरा अभी देखो, मेरे को 14 साल हो गए
अच्छा। अभी जाके मतलब अब मेरे को लग रहा है कि मेरा कुछ है। अभी कुछ मैं जब साउथ एशिया ही जीत के आया था, एक जगह गया था, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बस उस हिसाब से गया था कि मेरे को इस गेम को बहुत आगे तक ले जाना है। तो मैं क्या चाह रहा था कि मेरे को थोड़ा स्पॉन्सरशिप मिले, मेरे को सीएम से मिला दो या कोई भी मतलब नेता मंत्री से मिला दो, ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाए फाइनेंशियली, तो मैं आगे का मैच खेल सकूं। क्या देखो कंटिन्यू मेरा साउथ एशिया का जो मैच था, मेरा रजिस्ट्रेशन फीस था वो 1 लाख रुपए। और रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 लाख खाली रुपए। रजिस्ट्रेशन फीस। फिर मेरा एशिया का था 1,40,000। अच्छा। मेरा वर्ल्ड का था 1.5 लाख रुपए। ये सब मेरे खुद के हैं। तो देखो एथलीट को, वो कितना भी बड़ा हो या छोटा एथलीट हो, इंटरनेशनल लेवल में खेलने के लिए उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए। अच्छा, आपको मिला? मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। मैं गया था किसी के पास, हम्म। उन्होंने तो बोल दिया कि हमारे यहाँ तो ये मेडल 1-2 महीने में आते ही रहते हैं। हमारे यहाँ मतलब हमारे स्टेट का मैं फर्स्ट एथलीट हूँ जो इंटरनेशनल गोल्ड लाया है। ओके, छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल में इससे गोल्ड पहले किसी ने नहीं लाया? कोई भी नहीं। ओके। उसके बाद हमारे स्टेट का ये हाल है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एथलीट के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं पहले अपने लिए सोचता था भाई कि मेरे को एक करना है, मेरे को वर्ल्ड में खेलना है। अभी मैं वर्ल्ड में जब से आया हूँ ना, मेरे साथ जिस जिस टाइप के हो रहे हैं, अब मेरे को लग रहा है ना, अब तो मैं कुछ करूँगा, चाहे मेरा कितना बुरा हो जाए। मेरे पीछे जो आ रहे हैं ना, उनका बुरा नहीं होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि देखो मेरे को देख के 2 से 3 लड़के भी स्टार्ट किए ना, उनको चाहिए फ्यूचर भाई। मेरा तो जो भी हो रहा है, लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। तो मैं जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ कि कर पाऊँ कुछ। तो आपको क्यों लगता है कि इतना आप दूर तक जाते हो, इतना देश का नाम रोशन करते हो, तो आखिर मिस कहाँ हो रहा है? क्यों ये जो प्रशासन है इस तरह के स्पोर्ट्स को नहीं करते, और स्पेशली ऐसे खिलाड़ी को जो ऑलरेडी इसका बैकअप हो, जिसने ऑलरेडी मेडल ला के रखा है, जिसने स्टैब्लिश कर चुका है कि आगे भी मैं लेके आऊँगा? देखो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है, हमारे स्टेट में आधे लोग को ये भी नहीं पता कि इस टाइप से गेम होता है बॉडी बिल्डिंग। सही बात उनको है। लगता है बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग है, जबकि पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग अलग दोनों अलग स्पोर्ट्स अपोजिट गेम है। ठीक है, उनको ये लगता है। करेक्ट। मैं अभी गया था किसी के पास, तो उनको मैं बोला कि मेरे को चाहिए, तो बोले ये सब गेम तो होते रहता है 6-6 महीने। मैं बोला सर वो पावर लिफ्टिंग है सर, ये बॉडी बिल्डिंग है। अच्छा वो अलग होता है क्या? उनको ये पता ही नहीं है। मतलब एजुकेशन कभी भी नहीं इसमें नहीं, अभाव उनकी है। कोई गलती ही नहीं है। देखो उनको नहीं पता। अब वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग कोई देख रहा है तो उसको आइडिया है, नहीं तो दोनों सेम ही लगते हैं सही बात। सुनने में। तो आपने जैसे बताया कि आप छत्तीसगढ़ में आपने पहली बार ये सब अचीव किया, करेक्ट, और आपने इंटरनेशनल भी इतने सारे मेडल लिए हैं, तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसा लगता है जब इंटरनेशनल जा करके एक लड़का अकेले गया है अपने दम पर जा करके, जब तिरंगा को उठाता है स्टेज पे, वो भी नंबर 1 पोजीशन पे। ये देखो गूज़बम्प आ गया ना? मेरे को सोच के ही वही लग रहा था, एक जो आपने खास करके पहले तो मेहनत करो इतने ज़्यादा जिम पे, उसके बाद अपने से इतना सब चीज़ कलेक्ट करके इतना ताकत लगा के वहाँ जाना, और सिर्फ कोई ऐसी नॉर्मल नहीं, फर्स्ट प्राइज़ लेकर के आना, वहाँ भी आपको तिरंगा को उठाने का मौका मिला होगा। तो बस मैं जानना चाहता हूँ फीलिंग क्या थी वो? फीलिंग तो भाई अब क्या अच्छे ही। से बताओ ताकि 10 लोग देख रहे होंगे ना, आपसे इंस्पायर होकर के बोले नहीं चाहे जो हो जाए, कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरे को, मैं जाऊँगा, मैं करके दिखाऊँगा, उससे ऊपर तो कुछ फीलिंग नहीं है भाई। है ना? मतलब आप देखो, हम ना स्कूल लाइफ से ना बस तिरंगा को देख रहे हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी, बस उसको यही पता। जब खुद पकड़ के खड़े हो रहे हैं ना, तो उसकी अहमियत समझ में आ रही कि कुछ कर रहे हैं यार देश के लिए। मतलब ऐसी चीज नहीं, इतने लोगों में आके खड़े हैं लेके। और जब राष्ट्रगान बजता है, आप इंटरनेशनल स्टेज पे हो और आपकी वजह से आपके कंट्री का नेशनल एंथम बजता है, तो फिर लगता है ठीक है अब कुछ कर लिए। मतलब है यार कुछ तो घर वालों का रिस्पांस कैसा रहा जब उन्होंने देखा कि हमारा लड़का इंटरनेशनल जा करके तिरंगा को लहरा रहा है, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे? क्या उनका क्या रिस्पांस रहा? रिस्पॉन्स तो ऐसा था भाई ना कि मैं पिछले 1.5 साल से तो मैं घर ही नहीं गया था। अच्छा। मेरा इस साल का ये छठवां मेडल था, अभी जो नवंबर में ख़त्म हुआ। मेरा इस साल चालू हुआ, मेरा मिस्टर इंडिया खेला, उसमें मेरा मेडल लगते लगते बच गया, मैं 4th प्लेस आया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके तुरंत मेरे को 18 दिन बाद मेरा ऑल इंडिया नेशनल फेडरेशन कप था। अब तक लग तो गई थी मेरे को, क्योंकि मैं 1 पॉइंट से चूक गया था। तो फिर उसमें मेरा लगा गोल्ड। फिर मेरा सिलेक्शन ट्रायल हुआ, मेरा साउथ एशिया गोल्ड, एशिया गोल्ड, वर्ल्ड गोल्ड। इंडिया तक तो पता था कि खेल रहा है, साउथ एशिया में नहीं पता था कि इंटरनेशनल का तैयारी करा घर वालों को। तो मैं इंटरनेशनल तो खेल लिया जैसे तैसे करते फाइनेंशियली।
फिर इंटरनेशनल साउथ एशिया के बाद मैं घर में बोला कि अब मेरे को और आगे खेलना है। थोड़ा सा आज तक नहीं बोला था मैं घर में कि थोड़ा सपोर्ट करो, एक कुछ भी मतलब मेरे स्पोर्ट्स को लेके। तो मेरे को लगा अब तो चाहिए, तो मैं एक बार बोला, तो भी बोले करते हैं, लेकिन फिर मैं बोला अब जब तक अभी तक तो नहीं लिया यार, बोला हो गया मैं खुद कर लूँगा। अच्छा। तो थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा हो गया था कि हर चीज़ खुद से करने का बोलता है, हमको कुछ नहीं समझता ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर थोड़ा सा हो गया था कुछ, तो मैं उसके बाद से थोड़ा सा मैच तक का मेरे को टाइम भी नहीं मिला घर वालों को मनाने का, मैं इतना बिजी हो गया प्रेप में, तो थोड़ा सा हो गया था। अभी भी नाराज़ हैं यार। नाराज रहते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ, इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर आया। रिस्पेक्ट अपना पर्सनल अचीवमेंट अलग चीज़ होता है, देश का नाम को आगे करना एक अलग वो चीज़ आता है, उस पे तो साउथ एशिया के बाद तो भाई ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा पापा से मम्मी से हो गया था कि कभी फाइनेंशियली बोला नहीं था। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत जाता है वो फाइनेंशियली दिक्कत जाता है आपको। तो घर वालों से कुछ कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट के बाद, अगर वो आज देख रहे हो आपको तो? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भाई तो इमोशनल हो गया यार। वालों घर वालों से क्या भाई। हाँ, नहीं नहीं, आराम से कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, घर वाले मना लेंगे यार। ठीक है, वही चीज़ है, काफ़ी इतना आदमी आगे जाने के बाद, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद एक बार कुछ बैकिंग नहीं मिले, एक सपोर्ट नहीं मिले जिन्हें आप अपना मानते हैं, थोड़ा सा हर्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आई एम श्योर कि आप जिस तरह से अचीव कर रहे हैं और जिस तरह से आगे जा रहे हैं ना, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप ऐसा हो गया था ना कि एशिया खेला हूँ, कोई दिक्कत है, आराम से। मतलब एशिया गोल्ड मिला है, मैं मतलब अपना सब झोंक दिया था यार। ओके, सब झोंक दिया था मतलब फाइनेंशियली भी कि सब पूरा? कुछ। अच्छा। मेरे कुछ कुछ सेविंग्स थे, एफडी एलआईसी सब इसको पाने के लिए, तब तो ये जो जीत है आपकी, इसका तो मायने बहुत ज़्यादा ही अलग ही होगा आपके लिए। एक मेरे कोच है भाई, मिस्टर बलाल खान करके, वो यार भगवान है। अच्छा। मतलब मेरे माँ बाप से ज़्यादा। चलो 2-5 मिनट वेट लेते हैं, आप कोच के बारे में बता रहे मेरे कोच जो है वो मतलब भगवान है। इंटरनेशनली मतलब जब एशिया की तैयारी कर रहे थे, मैं जितना एफर्ट डालता हूँ, मेरे कोच गुरुजी बलाल खान और भाभी उनकी वाइफ जो है, मतलब बच्चे टाइप का देख रहे। मैं प्रेप में वहीं रहता हूँ 8-10 दिन। थे। अच्छा, उनके जिम में। इन्होंने ही आपको ट्रेन किया है? उनका अभी नाम क्या तक बताया आपने? मिस्टर बलाल खान, ओके ओके वो भी इंटरनेशनल ओके। एथलीट। इंटरनेशनल मतलब सेम यही हाँ हाँ, वो भी अचीवमेंट? बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो उड़ीसा पुलिस में है। अच्छा अच्छा, तो वो उड़ीसा स्टेट से वो हाँ, compete वो करते हैं? compete करते हैं। अच्छा अभी अच्छा। तो उड़ीसा पुलिस से खेलते हैं। हाँ, तो पूरी जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, आपके जो गुरु कह लूँ शायद मैं, अभी वही भी है क्या? अभी भी अभी भी हो? अभी भी अच्छा। अभी भी क्या, लाइफ टाइम। ओके, तो ये अचीवमेंट के टाइम ये साथ गए थे आपके? नहीं, वो रहते तो फिर बात ही क्या थी। अच्छा, मतलब तैयारी कर रहे थे बहुत, पूरा उस टाइप कभी नहीं लगता है कि कोई नहीं पूछता है, लेकिन मेडल उडल लगने के बाद ना आदमी सोचता है कि घर से फोन आ जाए। मेरा 3 इंटरनेशनल हो गया, मेरे को घरे से फोन नहीं आता था। तो वही चीज़ है, ये जो गैप है ना, इतना सब अचीव करने के बाद भी ये थोड़ा होता लग है। जाता है। होता है कई बार, क्या है कि हम अचीव क्या करते है, हैं सिर्फ इंसान अपने लिए नहीं को करते हैं। कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कितना भी नाराज़गी है यार, जो भी है, एक बार कॉल कर देते ना। आएगा आएगा, आई एम श्योर आएगा, कम से कम ये पॉडकास्ट देखने के बाद ज़रूर आएगा। अभी भी वही चल रहा है कि खुद का करता है, सुनता नहीं किसी की। कोई गलत चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, आपने देश का नाम रोशन किया है, राइट? तो आई थिंक इसमें तो अब इतना इस गेम में इतना आगे आ गया ना भाई, अब तो पीछे तो नहीं हट सकते ना। करेक्ट। अब इसको छोड़ के भी नहीं रह सकते, मतलब एडिक्शन हो गया है। अब एशिया तो जैसे तैसे खेला भाई, वर्ल्ड में फाइनेंशियली इतना मतलब वीक था, मेंटली इतना डिस्टर्ब था ना
फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली कोई बात सब नहीं। कुछ। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि अभी तो आपको देख करके काफ़ी सारे लोग और इंस्पायर हो रहे हैं। ये चीज़ लोगों को पॉसिबल ही नहीं लगता था कि खासकर छत्तीसगढ़ जैसे जगह से, कि एक छत्तीसगढ़ का लड़का इतना मैं छोटे छोटे जगह से आ मैं करके जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था, किया। मैं अभी भी खेलता हूँ, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में फेडरेशन ही नहीं है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, चिरमिरी में, मैं अभी भी जाके बिलासपुर के नाम से खेलता था। अभी मैं जब स्टेट 5 टाइम्स जीता, तब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से खेलता हूँ। मैं फर्स्ट मैच खेला था बिलासपुर के नाम से। मैं हाथ पैर जोड़ के कि मेरे को खिला दो, अच्छा अच्छा। मेरा रास्ता खुल जाए, मेरे को खिला दो बस। वो खिला दिए थे, पवन भैया करके एक हैं, बोले कोई बात नहीं, आप हमारे जिम से खेल लो। वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये सब। मैं तो तब से मेरा ड्रीम था यार कि मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, मेरे को तिरंगा लेके खड़ा होना है। अब चाहे कैसे हो जाए, जितना टाइम लग जाए, जैसे भी हो जाए, करना तो यही चाहिए मेरे को अब। आपके आइडल कौन है बॉडी बिल्डिंग में, जिसको आप देख करके सोचते हो कि नहीं इंटरनेशनली किसी को आप आइडल मानते हैं, जिसको आप फर्स्ट टाइम देखे होंगे, जिससे इंस्पायर हुए होंगे? फिलित, अच्छा। 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया। ओके, तो आप उनको फर्स्ट टाइम देखे, उन्हीं से आपको हाँ, बॉडी इंस्पिरेशन? बिल्डिंग जब स्टार्ट किया मैं, तब से उन्हीं को फॉलो करता हूँ। फॉलो Okay. किया मतलब देखता हूँ, अच्छा लगता है। ओके। उनके बारे में सबसे अच्छी खास बात क्या लगती है आपको? बॉडी, उनकी बॉडी रखती है, राइट, करेक्ट। बॉडी जैसे कि आप ट्रेन भी करते हैं, तो जैसे कि वहाँ पे पोजिंग्स होती हैं बहुत सारे, राइट, उसमें सबसे हार्ड, मतलब कि बॉडी के पार्ट्स में कौन सा ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा हार्ड होता है ट्रेन करना? लेग्स। लेग्स, राइट। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। और लेग मसल उस टाइप के भी होते हैं, जितना हार्ड ट्रेन करोगे तभी ग्रोथ होगा। हम्म। और वो एक मसल इस टाइप से कि वो बाकी सब मसल धीरे धीरे ग्रोथ भी हो रही होगी ना, पता चलता है। लेग ऐसा मसल है, वो धीरे, एकदम धीरे से भी धीरे ग्रोथ होती है। और एक एवरेज जो इस लेवल के, जो वर्ल्ड लेवल के जो एथलीट होते हैं, उनका लेग का साइज़ क्या होता है? वर्ल्ड लेवल का तो सबसे size फर्स्ट तो आप ही हैं अभी। आप अपना ही बता हाँ, दीजिए। मैं जैसे 65 में खेलता हूँ ना, मेरा ऐसे साइज़ नहीं देखते हैं अच्छा। ज़्यादा। आप अगर इंटरनेशनली हो ना, आप साइज़ प्लस आपकी बॉडी की डेफिनेशन, वॉस्कुलरिटी कितनी अच्छी है, सब कुछ देखते हैं उसमें। उसमें बेसिकली मेजर क्या करते हैं वो? मसल्स को, एक एक मसल्स को देखते हैं कि डेप्थ कितना है उसमें, क्या है, कि प्रोपोर्शन देखते हैं? जैसे कभी कभी क्या होता है, काफ़ी आप थाइज मार लो, आपके थाइज तो मोटे हैं लेकिन आपके बाइसेप्स छोटे हैं, नहीं, तो तो क्या बॉडी क्या बिल्डिंग देखते से हैं? आपको हर एक मसल पे ध्यान देना पड़ेगा, करेक्ट। ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, देखो जैसे दो बॉडी बिल्डर दोनों सेम है, अब उसमें कंपैरिजन चल रहा है। अगर सब पूरी बॉडी ओवरऑल अच्छी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसल पे 19-20 होगा, किसी के काफ छोटे बड़े होंगे, ठीक है, कोई बैक में वीक होगा, उस हिसाब से जजमेंट होती है। साइज प्लस सिमेट्रिकली कितना स्ट्रांग है, मसल मैच्योरिटी कितना है, वॉस्कुलरिटी कितना है, कितना श्रेडेड है, सब देखते हैं उसमें। और कितने राउंड्स होते होंगे इसमें? वो तो डिपेंड करता है एथलीट कितने हैं। अच्छा। फिर भी कम कुछ नहीं तो 6 से 7 राउंड। इस बार मेरे वर्ल्ड में हुआ था, मेरा दोनों मिला के फाइनल उन्हें मिला के 11 से 12 राउंड हो गया था। 11 बार क्या होता है इन राउंड्स में? जैसे हर बार जब आप आते हैं तो पोजिंग ही होता है, 7 Posing ही होता है। कंपलसरी पोजेस होते हैं उसमें, हम्म। वही होगा। और जो जज करते हैं वो भी सब जिम यानी कि यही बॉडी बिल्डर्स ही होते हैं, कुछ डॉक्टर्स या किसी तरह नहीं के नहीं नहीं, फिजिशियन भी होते हैं? सब बॉडी बिल्डर्स होते हैं। अच्छा। मैं जैसे IBBF से खेलता हूँ, इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये हमारी फेडरेशन, मैं उसी से खेलता हूँ। तो हमारी जजमेंट भी उस टाइप से होते हैं, हर राउंड में हमारे जजेस चेंज होते हैं। ओके। ऐसा भी नहीं है कि इस वेट कैटेगरी में वही बैठे हैं, अगले राउंड हमारे हर एक राउंड में चेंजेस होते हैं। और ये जो जजेस होते हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं? हाँ, अगर इंटरनेशनल मैच जैसे है तो हर कंट्री के एक दो बैठेंगे। एक दो कोई उसमें पार्शलिटी या कुछ किसी तरह वो का मौका ही नहीं मिलेगा मौका ना ही भाई नहीं आपको। मिलता हर राउंड में जजेस चेंज हो रहे हैं, है। अच्छा अच्छा। आप क्या कर पाओगे? आपको कैसे पता? अगला जैसे आपका कैटेगरी है, ठीक है, आपका एथलीट फंसा है उसमें, आपको पहले से पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जजमेंट में आप कौन सा किस में बैठोगे, आपको सही पता ही नहीं है। ओके। मेरा जैसे अभी 65 kg का बॉडी बिल्डिंग चालू होगा राउंड ना, उस समय बोलेंगे इस राउंड के लिए कौन कौन जजेस हैं। मतलब समझ रहे हो आप? एथलीट ऑन स्टेज है, वहीं पे आपका जजेस के नाम अनाउंस होंगे कि इस राउंड के लिए ये सेलेक्ट हुए हैं जजेस, ये बैठेंगे। अच्छा अच्छा। इस लेवल पे भी मैंने कई बार देखा है कि काफ़ी लोग कुछ तरह के सब्सटेंस लेते हैं जो बैंड सब्सटेंस होते हैं, राइट, उससे भी वो लोग एनहांस करते हैं अपना परफॉर्मेंस हो गया, अपनी जो शेप होती है बॉडी की, इसको भी एनहांस करते हैं। तो ये कैसे होता है? ये इतने लेवल पे भी ये लोग कैसे कर लेते हैं?
देखो, ये जो गेम है ये उसी का गेम है। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते पूरा का पूरा वही लेना पड़ेगा, अच्छा, ये कुछ कुछ लेना ही पड़ता है। लेकिन कुछ बैन भी होते हैं राइट, कुछ बैन होते हैं और शायद कुछ लीगल भी होते हैं। नहीं, जो मेन है आप नहीं यूज़ कर सकते। नहीं कर सकते नहीं, ना? तो आपका डोप टेस्ट होगा। हर किसी का होता हाँ है हाँ कि हाँ, रैंडमली करते नहीं हैं? नहीं, डोप टेस्ट हमारे हमारे फेडरेशन में डोप टेस्ट होता है। जैसे अभी हम लोग का एशिया का ट्रायल था, वहाँ पे डोप टेस्ट हो रहा था। मिस्टर इंडिया हुआ, वहाँ पे डोप टेस्ट हो रहा था। आपको अगर उन पे अगर एथलीट पे उनको लग रहा है कि ये लिया हुआ है, अच्छा, आपको लेके तुरंत जाएंगे, तुरंत चेक करेंगे। तुरंत। और अगर आप पॉजिटिव पाएंगे तो आप पे क्या 5 एक्शन साल के होता लिए है? मेन आप। 5 साल के लिए बैन हो जाते हैं। कोई सा भी नहीं लड़ सकते कि सिर्फ वो उस नहीं, पर्टिकुलर आप कम? हमारे फेडरेशन से 5 साल बैन। एक अच्छा। एथलीट का 5 साल मतलब आप खत्म। जिंदगी खत्म अब उसकी। भाई 5 साल बचा क्या फिर? सही बात है। एक ये कि एथलीट जैसे कि होता है, बॉडी बिल्डिंग एथलीट होता है, जैसे कि अभी आप काफ़ी यंग है, आपकी एज क्या है अभी? मेरी अभी 29। 29 के। तो ये जो बॉडी है इसको आप कितने एज तक सस्टेन कर सकते हैं? कब तक है कि आप एकदम, ये भी कंपटीशन लाइक मैं बता रहा हूँ, आप क्योंकि क्या है कि नॉर्मल ये भी नहीं, सब। हाँ मतलब एक, देखो अब 30 के बाद टेस्टोस्टेरोन होता है हमारे बॉडी में, वो थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू कर देता है। करेक्ट करेक्ट। अगर वो आप पे डिपेंड करता है, आप 40 साल तक खेलोगे, 40 के बाद भी होते हैं मास्टर्स, उसमें खेल सकते हो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब तक करना है। लेकिन 40 to 45 तक आप कर सकते हो अच्छे से बॉडी बिल्डिंग। 40-45 तो यानी कि 40 to वही 45। 45 लगभग 45 के अराउंड ही रिटायरमेंट आपको प्लान करना पड़ता है, हाँ, राइट? तो फिर जैसे ही आप, जैसे कि आप 40-45 मान के चलो, 40 भी मान चलो, 30 मान के चलते हैं, 30-35 मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा हाई होते हैं, बॉडी यंग भी होती है, बंदा पूरा यंग होता है, राइट? तो जब हम सडनली रिटायरमेंट ले लेते हैं, मान चलो 35 का बंदा है जो सोचता है आज से मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, तो बॉडी में किस तरह का इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि डेली का एक रूटीन उसका फॉलो होने लगता है, एकदम हैवी लिफ्टिंग, एकदम खतरनाक टाइप की वो लोग अब जिमिंग करते हैं। जब वो बंदा उसको छोड़ता है तो किसी तरह का इफेक्ट आता है बॉडी पे कि धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, कुछ इस तरह का कुछ रहता है? देखो कोई भी चीज़, पहली बात तो वो इतने साल से कर रहा है, वो अचानक से नहीं छोड़ पाएगा। दूसरी बात, वो धीरे धीरे छोड़ भी रहा है तो उसके मसल जो हैं थोड़े से डाउन होंगे। अगर उसका डाइट बहुत अच्छा है तो मसल मेंटेन रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपसे आप पूरे पतले हो गए। वो ये भी, आप जितना डाइट जितना अच्छा होगा आपका, आपके मसल उतने मेंटेन रहेंगे। वो आपके डाइट पे डिपेंड करता है, आपके खान पान पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप के खाना पान खा रहे हो, पी रहे हो, उस टाइप से। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है तभी मसल मेंटेन हो रहा है। मेन है आपका डाइट। 30% वर्कआउट है, 70% डाइट है। आपकी डाइट जितनी अच्छी है आपकी बॉडी उतनी अच्छी रहेगी। मतलब अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो डाइट अगर ठीक रख रहे हो हाँ, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। बॉडी फिट रहेगी। हाँ, उतनी ज़्यादा मतलब कि एकदम मतलब देखो, कंपटीशन रेडी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी फिट रहेगी, राइट? कंपटीशन का बात अलग हो जाता है। अलग हो उस जाता है। समय मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती है जो प्रोफेशनली है, वो एनाबॉलिक्स जो भी हैं, सप्लीमेंट्स, एनाबॉलिक्स, मेडिसिन जो भी हैं यूज़ करता है एक एथलीट। उसको वो ज़रूरत है उस स्टेज में जाने के लिए, उसको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको मेडल चाहिए, आपको वहाँ से बिना मेडल के उतरना है तो अलग बात है। अगर आपको मेडल चाहिए, जो पूरी एथलीट्स जो सब कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। आप नहीं चाह के भी आपको करना पड़ेगा। ओके। और इसमें इंडिया में अपना सबसे अच्छा बड़ा इवेंट कौन सा होता है इसमें बॉडी बिल्डिंग में? इंडिया में सबसे बड़ा इवेंट कोई सा? अभी तो बहुत सारी हो गई हैं। बहुत सही हो गई। बहुत फिर भी उसमें सारी। आपका फेवरेट कौन सा जिसको आप सबसे अच्छा मानते हो या कभी आपने पार्टिसिपेट किया हो? देखो मेरे को अभी तक तो हमारा फेडरेशन का मिस्टर इंडिया ही लगता है सबसे सबसे टफ। अच्छा। सबसे टफ। आप उसमें गोल्ड निकाल लिए, मतलब आप, मैं बोलूँगा आप इंडिया में अगर IBBF का गोल्ड निकाल लिए हो अपने वेट कैटेगरी में, तो आप इंटरनेशनल में आराम से मैच, किसी भी मैच में निकालोगे गोल्ड। अच्छा। हमारे उसमें आते हैं, मतलब पूरी इंडिया की टीम तो आती है, उसके बाद सर्विसेज की टीम आते हैं। मतलब आप एक बार देखोगे टॉप 10 एथलीट खड़े होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा इसमें मतलब नंबर 1 कौन है। नॉर्मल आदमी को तो नहीं आएगा। नहीं मतलब आप जान भी रहे हो ना प्रोफेशनली, फिर भी आपको डाउट होगा, ये हो सकता है वो हो सकता है। 19-20 का ही कम मतलब अंतर रहेगा। उसमें मिस्टर इंडिया जब होता है उसमें एथलीट रहते हैं 750 से 800। और ये सब में विनिंग प्राइजेस क्या रहते हैं? जैसे आपने बताया आपने इंटरनेशनल भी जीता है, वर्ल्ड का नंबर 1 पाया। जब आप इसको अचीव किया था तो इसमें कुछ विनिंग प्राइस मिलता है आपको? देखो अभी तो विनिंग प्राइस कैश कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिलता है इसमें?
अच्छा, सिर्फ आपको मेडल मिलता है अचीवमेंट के लिए, आपको सर्टिफिकेट जो दिया जाता है सर्टिफिकेट वो दिया जाता है, तो इसमें कुछ भी नहीं। इंडिया में भी सेम नहीं, सिनेरियो है? इंडिया में मिलता है। इंडिया में मिलता है लेकिन इंटरनेशनल नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? आपका जब आप बता रहे थे आपका तो रजिस्ट्रेशन फीस ही कुछ लाखों में था। पता नहीं भाई, अभी तो यही पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये तो काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी ना, कुछ तो मिलना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि जैसे 1 लाख दे रहे हैं तो 1 करोड़ मिला होगा शायद। कुछ नहीं मिलता, तब तो काफ़ी इसमें आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा फिर पड़ जाता। मुझे लगा था कि मैं ऐसी सोच रहा था कि अगर आपने चलो सपोर्ट, बट बाद में चीज़ें चाहे घर वाले चाहे प्रशासन चाहे इंडिया सपोर्ट करे, खेल लेकिन इसलिए जितना आपने डाला उतना तो निकल जाए। हाँ, वो भी है, लेकिन इस फेडरेशन से खेलने का मकसद ये भी है ना कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। देखो इसमें जॉब वॉब लगना सरकारी, वो थोड़ा रास्ता खुल जाता है। अच्छा, हाँ, किस तरीके से? मतलब ये एक ऐसा फेडरेशन है जो आपको सरकारी नौकरी देगी। ये जो इंडिया वाली फेडरेशन मैं उसकी बात जिसमें कर खेल रहा रहा हूँ IBBF, हूँ। ओके। उसमें आपको रेलवे से जॉब हो सकता है, अच्छा, अच्छा। पुलिस, इनकम टैक्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। आप ट्राई कर रहे हो? हाँ, तो इसमें क्या सिर्फ आपको देखो आपका आप फिजिकल? अंडर एज हो ना, अगर आप 20 to 25 के बीच में हो तो आपको रेलवे ले लेगा। अच्छा, अगर आपका इंडिया में मेडल है नेशनल में, अभी जैसे 3 वैकेंसी निकली थी, मेरा मेडल तो था लेकिन मैं एज ज़्यादा हो गया था मेरा। अगर फिर दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में मिलेगा, फॉरेस्ट विभाग में भी होता है। तो इसमें मतलब सिर्फ फिजिकल ही मेन क्राइटेरिया होता है कि फिर रिटर्न टेस्ट भी लेना पड़ता है? नहीं, खाली सिर्फ फिजिकल ही होता है ना, तो आपका आपका अच्छा चांस है। सर्टिफिकेट तो देखो, आप सर्टिफिकेट आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देगा। उसके बाद फिजिकल होता है, रिटर्न उटर्न नहीं होता है। काफ़ी लोग का ये कंसर्न भी रहता है कि इतनी ज़्यादा हैवी आप जब वर्कआउट्स करते हैं तो बहुत सारे तरह की इंजरीज होती हैं शरीर में, राइट? तो कौन सा इंजरी, जैसे क्या वर्कआउट करने से कौन सा इंजरी होता है? आपको सबसे बड़ा इंजरी कोई सा हुआ है अभी तक? इंजरी तो साल भर रहती है, साल भर रहती है? थोड़ा हमेशा बड़ा ही? थोड़ा बहुत होते रहता है। हाँ। उतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, थोड़ी बहुत तो रहती है। ये ज़्यादातर इंजरीज ख़राब पॉस्चर के कारण होता है कि ये हैवी लिफ्टिंग के कारण होता है, किस तरीके से हो जाता है? कभी कभी हैवी लिफ्टिंग की वजह से हो जाता है, पोस्चर की वजह से नहीं होता है। कभी कभी जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, जिम पहुँचे, ना स्ट्रेचिंग ना वार्म अप, सीधा वर्कआउट चालू, उससे भी हो जाता है। ख़राब पोस्चर की वजह से भी हो जाता है। ये सब बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी मतलब जल्दबाजी में रहते हैं हाँ, मतलब और तुरंत प्रॉपर। जैसे जिम में एंटर किए, Correct. तुरंत मशीन पे गए, वर्कआउट चालू, ओके, वो सब में ज़्यादा चांसेस है। ओके। और ये जो आजकल के नए लड़के हैं, कई बार क्या होता है कि मैंने सुना है कि बॉडी का एक प्रॉपर रूटीन होता है। किसी दिन आप शोल्डर करते हो, किसी दिन बाइसेप करते हो, राइट? किसी दिन एब्स कर लेते हो, किसी दिन थाइस कर लेते हो। इसमें कोई साइकिल होता है कि पहले आपको ये करना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरे में जाओ तो बेनिफिट होगा, या कुछ भी पहले एक दिन कर सकते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास 1 वीक है, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर दो कि मेरे को इस दिन ये मानना है। कोई इस टाइप से नहीं है कि मंडे को मेरे को चेस्ट ही ट्रेन करना है, ट्यूसडे को बैक। आपको ओवरऑल बॉडी ट्रेन करनी है, आप खुद डिसाइड कर लो मेरे को किस दिन क्या मानना है। आपके पास भी वही 7 डेज है, दूसरों के पास भी जो 7 डेज है, उस टाइप से आप अपने हिसाब से रूटीन सेट करो, आप वर्कआउट करो। करेक्ट। हाँ, और आप भी देखते होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल ऑनलाइन, आप भी कुछ लोगों को फॉलो करते होंगे। आपको कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है इंडिया में मेरे को जो भाई- कंटेंट बनाता है इसके अराउंड, जो आपको अच्छा भी लगता हो? मेरे को एक पंकज गुज्जर करके है, पंकज गुज्जर, गुज्जर? गुरु जी करके, अच्छा, वो एक ठो, और एक गुज्जर, पंकज गुज्जर बोला कि गुरुजी बोला? गुरु जी करके एक है, पंकज गुरुजी, अच्छा। ठीक है। और एक यतेंद्र सिंह सर, जितेंद्र सिंह का और जी। एक मुकेश गहलोत सर, अच्छा, अच्छा। इनके देखता हूँ। इनके आप देखते हैं, राइट? आप खुद भी टिप्स देते हैं ऑनलाइन? मैं तो अभी चालू नहीं किया भाई। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इतना सारा अचीव किया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी एक बैकिंग है। अगर आप भी दोगे तो फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। करेंगे बहुत जल्द। क्योंकि क्या है ना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, राइट? और उनके पास कुछ प्रोफेशनल इस तरह की ट्रेनिंग होती नहीं, कोई अचीवमेंट होती नहीं है। 2-4 दिन या 5-6 महीना जिम जाते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं, फूल जाते हैं, फिर ज्ञान देने हाँ, लगते चालू हैं। कर तो दें। उससे अच्छा होता है कि आप जैसे लोग जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, ऑलरेडी आपको पता है, इतने सारे अचीवमेंट ले चुके हैं, आपको कोई चुटला नहीं सकता। आप कोई बताओ फैक्ट तो फैक्ट होता है। तो आपको तो ज़रूर आना चाहिए, काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। कभी सोचा नहीं आपने इसके बारे में? ये सोचा, लेकिन देखो क्या है, गोल सेट रहता है ना। मेरे को क्या लगता है, अगर मैं उस जगह पे नहीं पहुंचूं, जब तक मेरे बोलने का कोई वैल्यू नहीं होगा। देखो अभी मैं उस लेवल पे हूँ कि अभी मैं कुछ बोलूँगा, कुछ लोग तो सुनेंगे। करेक्ट। देखो तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं बोलता तो सब बोलता अरे खुद का कुछ नहीं हो, क्या करेगा, भले मुंह पे नहीं बोलेगा, पीठ पीछे तो बोलेगा। तो मैं उस वजह से था कि मैं एक अपना लेवल सेट कर लूँ, उतना मैं आगे बढ़ जाऊँ कि मैं बोलूँ, नॉलेज दे सकूँ लोगों को, तब चालू करूँगा।
अब धीरे धीरे चालू करेंगे। सही बात है। अच्छा, आप इंटरनेशनल भी जाते हो, बहुत सारे खिलाड़ी आपके दोस्त भी बने होंगे हाँ। दूसरे देशों के। हाँ। बातें होती हैं उनसे? हाँ। होती है। हाँ। ऑनलाइन करते हो, फ़ोन पे करते हो, कैसे करते हो? ऑनलाइन। ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप जाते हो बाहर, इंडिया भी बॉडी बिल्डिंग में अभी मेरे को लगता है रिसेंटली रिकग्नाइज हो रहा है इंटरनेशनली, राइट? हाँ। तो इंडिया वालों की क्या वहाँ पे एक इमेज है? अब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता लेकिन अब बोल देता हूँ, औकात बोलते हैं, चलती फिरती लैंग्वेज। उनको इंटरनेशनल जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो अच्छे खासे काफ़ी सालों से कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या हमारी क्या हैसियत है वहाँ पे? हमारी तो बहुत ऊपर है भाई। अच्छी हैसियत है, अच्छा रिस्पेक्ट मिलता हाँ है? ये देख करके अच्छा लगता होगा आपको भी? भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं मालदीव गया था, वहाँ मतलब इंडिया, मतलब लोगों का कहना है ना कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा, वहाँ पावर समझ में आता है कि इंडिया से हूँ तो बात अलग होता है। बात अलग होती है, राइट? और रिस्पेक्ट है मैं वहाँ पे। बहुत है भाई। मैं जब इंडोनेशिया गया था, सिंगापुर एयरपोर्ट में हम जब रिटर्न आ रहे थे, जो वहाँ पे भी मतलब इंडिया से हूँ, मतलब होता तो है। जैसे कि आप बताए थे, आप फर्स्ट आए थे, राइट? सेकंड और थर्ड कौन कौन सी कंट्री आई थी? सेकेंड भाई एक ठो वियतनाम, थर्ड का मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा भाई। थर्ड चाइना था शायद। चाइना के थे, राइट? चाइना के लोग तो काफ़ी छोटे से होते हैं, ऐसे नॉर्मल टीवी में दिखते हैं। शॉर्ट हाइट वहाँ रहते हैं, पे- मसल मास बहुत ज़्यादा रहती है उनकी। अच्छा अच्छा। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में एक जेनेटिक की भी बहुत बात की जाती है, हाँ। और कुछ देशों का बाय डिफ़ॉल्ट उनका जेनेटिक बहुत अच्छा अच्छा होता होता है। जैसे कि देखा है मैंने, साउथ अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। हाँ। तो ये जेनेटिक कितना ज़्यादा रोल करता है, और इंडियन जेनेटिक कितना डिफरेंस है उनसे? जेनेटिक का तो बहुत ज़्यादा रोल है, और मेन डाइट का भी है, खान पान का। कुछ कुछ चीज़ें जो हम चाह के भी नहीं खा सकते, ओके। हम वो सब में फंस जाते हैं। बाकी फॉरेन हो गया, वहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हिंदू हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को पालना पड़ता है कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते। बाहर ऐसा कुछ नहीं, सब खाओ सब करो। सब खाते हैं। आपका डाइट कैसा रहता है? आपका जैसे हिंदू बताया, तो आपके वेजिटेरियन तरफ ज़्यादा है, नॉन नहीं नहीं, वेजिटेरियन मैं भी कैसे? नॉन वेज खाता हूँ। हाँ, नॉन वेज खाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो हमारी तरफ नहीं कुछ खाते कुछ वो, चीज़ें हाँ हैं हाँ, जो नहीं खाते हैं, नहीं तो हम खाते। कहीं ना कहीं से तो पीछे रह जाते हैं, खान पान के चक्कर में ही पीछे रह जाते हैं। आपने अच्छा पॉइंट निकाला। इस पे भी एक आता है जैसे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का भी काफ़ी डिबेट चलता रहता है, राइट? तो एक ऐसा फिजिक, एक इंटरनेशनल लेवल का फिजिक बनाने के लिए क्या वेजिटेरियन लोग भी इस तरह का चीज़ अचीव कर सकते हैं? इस तरह बिल्कुल का बिल्कुल कर सकते सारे तरह के प्रोटीन, सारे तरह के न्यूट्रिशन हमको बिल्कुल। वेजिटेरियन डाइट में भी मिल जाते हैं? हैं, सब मिल जाएंगी। सब मिल जाते हैं। किसी किसी पर्टिकुलर एथलीट को आप जानते हो पर्सनली जो वेजिटेरियन हो और बहुत खतरनाक मेरा बिल्ड एक बनाए? दोस्त है उड़ीसा का, वो वेजिटेरियन है। हमारे एक सर हैं, अनिल सर, आप जानते होंगे, अनिल कोच्छिकार, इंटरनेशनल बॉडी अच्छा, बिल्डर। हाँ सुना मैंने। वो जगन्नाथ मंदिर के वो बॉडी बिल्डर करके आते हैं, बॉडी गार्ड। अच्छा, हाँ, वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन है, राइट? तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखो अब लोगों का कहना है ना कि देखो अभी किसी को कुछ नहीं करना होगा ना, वो बहुत सारी चीज़ें निकालेगा। मैं वेज हूँ, तू नॉन वेज है, तो तेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है। अब जिसको करना है ना, कुछ भी करके कर लेगा भाई। करेक्ट करेक्ट। अब जिसको वेज खाना है वो क्या ही कर पाएगा बेचारा, उसको नहीं खाना नॉन वेज, तो उस चीज़ से कंप्लीट करना है, क्योंकि वो गेम तो नहीं छोड़ सकता। वो गेम नहीं छोड़, बस वो खोजेगा, उसको जरिया खोजेगा। मैं वेज हूँ तो मैं अपना प्रोटीन किस चीज़ से कंप्लीट करूँ, अपना डाइट किस टाइप से, वो जरिया खोजेगा। अब जिसको नहीं करना होगा, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं भाई, वेज हैं हम, आप नॉन वेज हो। अच्छा अच्छा। जैसे कि इस कॉम्पिटिशन्स में आप जाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, सामने इतनी बड़ी ऑडियंस भी रहती है, जजेस रहते हैं, कैमरा रहते हैं, हर कोई आपको देख रहा होता है, नर्वसनेस तो होती होगी? नहीं, मैं फर्स्ट गेम में नर्वस हुआ था। बाकी अभी तो स्टेज में जाते ही मैं डेली, मतलब गेम से पहले मैं अपने गुरुजी से गालियाँ सुनता हूँ, तो स्टेज में जाके इतना हड़बड़ा क्यों जाता है, मतलब मैं ऊपर चढ़ते ही मेरे को थोड़ा, जोश आ जाता हाँ पता नहीं मतलब। है। ओके। और जब ये अचीवमेंट लेकर के आप आते हैं, तो ये आपके लिए क्या मायने रखता है? और इस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ। अभी आप बताएं कि अभी अभी आपने इंटरनेशनल भी जीता है, आगे आप क्या देखते हैं? ये जो अचीवमेंट मिला है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? आगे आप और क्या अचीव करना चाहते हैं इसमें? आगे तो अभी मेरा जैसे स्टेट में 5 बार है कंटिन्यू, अब मैं चाह रहा हूँ इंटरनेशनल में भी मेरा 5 बार हो जाए 5 बार और हो जाए। कंटिन्यू, ओके। सीक्वेंस वाइज। हम्म। 24, 25, 26, 27, 28, ओके 5 टाइम्स मिस्टर वर्ल्ड। ओके। तो इसमें जैसे कि आप बोल रहे थे कि इंडिया में ही आपको, यानी कि कुछ जब आप जीतोगे तो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट दिया जाता है, राइट? कुछ आपको विनिंग प्राइज़ दिया जाता है। तो क्या ये फील्ड में जैसे अगर कोई करियर बनाना चाहे तो फाइनेंशियली कैसे वो स्टेबल करेगा? सिर्फ कंपटीशन जीत जीत के तो खैर कुछ अगर वो मिले तो पॉसिबल नहीं। नहीं,
वो पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब खाली कंपटीशन से आप सोचोगे कि मैं इसी से सब कर लूँगा तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर कोई अगर अपना लिविंग करना चाहता है तो उसके लिए क्या है बॉडी बिल्डिंग में, वो क्या करे तो फिर बनाएगा? वो अपना कोचिंग दे, पीटी दे। अच्छा, जिम में। हाँ। ओके, मैं काफ़ी सारे ये एथलीट्स को देखता हूँ, फिटनेस एथलीट्स को, वो अपना जिम भी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो क्या माना जाए कि बॉडी बिल्डिंग में सबसे अच्छा अगर आपको अर्निंग करना है तो यही एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपना जिम कर लो? देखो आप अपना जिम कर लोगे वो एक हो जाएगा, मतलब एक टाइप की, मतलब उससे मतलब काफ़ी हद तक सपोर्ट हो जाएगा। देखो जिम एक तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आप खुद वर्कआउट कर लोगे, दूसरे आपके जो जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उससे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कोचिंग किस टाइप के दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपका आपको जो चाहिए इनकम उस वहाँ से जनरेट होगा। देखो लोग आज पैसा मतलब खर्चा कहाँ करना चाहते हैं, कोई भी एक ब्रांड है वो जितना बोले उतना मिलेगा, तो आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। आप जिम खोले हो, ठीक है, जिम बहुत सारी खुल रही है, उस जिम के अंदर कौन है इससे लोगों को फ़र्क पड़ेगा। लोगों को जिम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों को जिम के अंदर कौन है, किसका जिम है, इससे फ़र्क पड़ेगा। कौन सिखा रहा है? हाँ, कौन सिखा रहा है, वहाँ से आप इनकम आपके हाथ में है। एक नॉर्मल ट्रेनर है, उसकी कोचिंग की फ़ीस है 500। एक आप ब्रांड हो जो आप बनाए हो खुद, वहाँ पे आप बोलोगे मेरे को चाहिए 2500, जहाँ वो 500 ले रहा, देंगे लोग। तो कहीं ये बात भी हो सकता है जैसे कि आपने बताया कि इसमें सस्टेनेबल कुछ आपको इनकम नहीं मिलता है रेगुलर पीरियड में, राइट? जैसे एक नॉर्मल जॉब से आपको मिलता है। हाँ, तो काफ़ी सारे लोग इस वजह से भी शायद इसको इस फील्ड में नहीं आना चाहते होंगे। आपको लगता है कि इसमें तो क्या है कि सिर्फ पैसा जाता ही है, राइट? अगर एक मेडल आपको लेके आते हैं, जैसे कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स हो, जैसे हमारे इंडिया में बहुत फेमस है क्रिकेट है सबसे ज़्यादा है, उसमें आप कोई भी मेडल लेकर आओ बाहर से, आपको इतने सारे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, इतने सारे और लीग्स होते हैं, आप कहीं ना कहीं खेल के बहुत सारे पैसे बना लेते हो। तो एक नेशनल लेवल पे भी जाने के बाद भी इस तरह का कुछ भी आपको घर पे आने के बाद यहाँ पे नहीं मिलता सपोर्ट? अभी तक तो नहीं है, देखो आगे। ये किसी के साथ भी नहीं होता है? नहीं, इंटरनेशनली हमारे फेडरेशन में अभी तक तो मैं जितना जानता हूँ कैश अमाउंट नहीं है। बाकी जॉब सिक्योर हो जाता है, जैसे मेरे पिछले साल मेरे 2 फ्रेंड को जॉब मिला है उड़ीसा से। अच्छा। ठीक है, उसका एक नारायण करके है, एक शशांक करके है। शशांक का पुलिस में हुआ है, नारायण का माइनिंग सेक्टर में हुआ है। ये फ्रेंड लोग हैं मेरे, ये एक सिक्योर हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ चांसेस मतलब देखने पड़ते होंगे, हर किसी को मिल जाता है? नहीं, या हर किसी को नहीं मिलता है। इसमें जो क्या पैरामीटर क्या रहता है? नहीं, आप मेडल लेके आओ, आप जॉब लगेगा आपका। आपके पास तो आ गया है, तो आप अप्लाई करोगे, क्या करोगे? मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा मतलब मेरी स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे पास जितने मेडल हैं अभी, तो बोला था मैं आपको, हमारे स्टेट में किसी के पास नहीं शायद। कंसिडर होगा आपको लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आप प्रॉपर लैमलाइट में नहीं आए, मैं नहीं आया, उतना ज़्यादा मैं आपको कोशिश कर कवरेज रहा नहीं हूँ। मिला देखो है। मेरा नवंबर में मैच खत्म हुआ 11 तारीख से, मैं तब से सीएम से मिलने का ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लेने का हो नहीं पा रहा। ओके, हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पॉडकास्ट जरूर उन तक पहुँचे। बिल्कुल, प्लीज़ सर बिल्कुल। कंसिडर कीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने रोशन किया है, हम चाहते हैं और भी ज़्यादा ये रोशन करें, तो इनके लिए जो भी इनको सपोर्ट हो सके प्लीज़ आपको करना चाहिए, राइट? जैसा कि आपने बताया कि अभी तो फ़िलहाल अभी कोई सपोर्ट है नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है अभी आने वाले कुछ समय में क्या ये सीन चेंज होगा? क्या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे अचीवमेंट्स आ रहे हैं इंडिया में चेंज तो होगा भाई, कि स्टेट को चेंज होना ही पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा? हमारे स्टेट को चेंज होना पड़ेगा। देखो हमको भी एथलीट कहाँ से आएंगे, सपोर्ट होगा तो नए एथलीट आएंगे। लोगों को जब दिखेगा कि स्पोर्ट से कुछ हो रहा है तभी एथलीट आएंगे। जब सबको लगेगा कि देखो अभी मेरा इतने सारे मेडल्स के बाद अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरे पीछे जो एथलीट आ रहे हैं वो छोड़ देंगे। करेक्ट। उनको लगेगा भाई जब वो इतना 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल रखने के बाद उसका कुछ नहीं हो तो हमारा क्या ही होगा। तो उनको कहीं ना कहीं से तो ये लगेगा कि हमारा भी कुछ नहीं होगा, तो इसमें जाना मतलब कहीं से कहीं वो डीमोटिवेशन टाइप से हो जाता है। तो अगर जैसे कि आप बोलते भी हैं कि आने वाले समय में चेंज होगा, किस तरह का चेंज आप देखना चाहेंगे? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज देखना चाहेंगे, या आप फाइनेंशियल सपोर्ट चाहेंगे कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, या और बेटर इक्विपमेंट, अच्छे कोचेस दिया जाए? किस तरह का आप चेंज देखना देखो चाहेंगे? पहला या तो दोनों फाइनेंशियली सपोर्ट करिए आप एथलीट को। अगर वो नेशनल में नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम इंटरनेशनल जब जाता है तब करिए। इंटरनेशनल जब जाता है तो बेसिकली आपने कहा कि फाइनेंशियली जो उनका उसमें प्लीज़ करिए उसको, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन देश के लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है।
और हर एथलीट इतना सक्षम नहीं होता है कि वो खुद से सब कर ले, क्योंकि एक अगर आप एक इंटरनेशनल मैच का प्रेप कर रहे हो तो आपके रजिस्ट्रेशन फीस को छोड़ के आपको उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए अपने ऊपर खर्चा करना पड़ेगा तैयारी में। इसमें आपने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी पड़ती है इंटरनेशनल आपको इस तरह की बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। तो एक रूटीन क्या होता है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का? जैसे कि अगर मैं आपसे ही पूछूं, 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है, रात के एक 4 भाग में हम बांट देते हैं, ठीक है, 4 जोन में। जैसे कि रात के 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक आप लगभग क्या करते हैं? कितने बजे उठ जाते होंगे इस पीरियड में? कब सोते रहते हैं? रात के 12 बजे तो नहीं भाई, 10:30-11 बजे तक सो ही जाना है। हम्म। मैं तो यहाँ अभी नहीं मेरे नहीं, जैसे कि 12 बजे पता है सो रहे होंगे, हाँ, आप उठते कितने बजे? मैं 5:30 5:30, तो 12 से 6 मानते हैं, 5:30 में आप उठ गए। मैं फिर दूसरा जो कालखंड चलता है हमारा 6 बजे सुबह के, दोपहर के 12 बजे तक, 5 बजे आप उठ गए। हाँ, 5 बजे के बाद फिर कितने आवर्स के आप वर्कआउट करते हो? मेरा वर्कआउट वही 1 to 2 आवर बस। ऑफ सीजन में 1.5 घंटा बहुत है मेरे मैं लिए। सीज़न की बात कर रहा हूँ, जब आप चाहे कोई कंपटीशन सीजन करते में हैं। मैं सब कुछ अपना पीटी ऊटी देना, ट्रेनिंग देना छोड़ देता हूँ। मैं कुछ नहीं, मतलब फैमिली उमली से सबसे बोल देता हूँ कि अभी मेरे को 2-3 महीना टाइम दे दो। मैं कुछ नहीं, मैं अपना रेस्ट करता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ। मेरा बस यही 2 काम रहेगा। कितने घंटे वर्कआउट करना पड़ता हो? कर 6 लेते से हो? 7 घंटे हो जाते हैं दोनों टाइम के मिला के। 6 से 7 घंटे? हाँ 6 से 7 घंटे आप एक दिन में वर्कआउट हाँ, करते हैं? दोनों टाइम के, सुबह शाम मॉर्निंग मिला इवनिंग कर? मिला के। और ये हर दिन करते हैं? क्योंकि मैं डेली सुना हूँ कि डेली कुछ डेली रिकवरी के लिए भी टाइम देना पड़ता है शरीर को। वीकली 1 दिन ऑफ। बस एक दिन ऑफ देते हैं और बाकी 6 दिन पूरा 6 से 7 घंटे। और इसमें अगर आप प्रेप में हो तो प्रेप में हो तो। और नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं चैम्पियनशिप की, लोगों को ऐसा लगता है इतना बड़ा शरीर कर लिया, ऐसा कर लिया, तो खूब खाते होंगे, जबकि इसका अपोजिट होता है। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा टाइट डाइट में रहते हैं। जब आप प्रेप में हो तो आपको बहुत ज़्यादा डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शुगर अवॉइड करना है। कुछ टाइम बाद नॉर्मल आपके कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल रहेंगे, फिर उसके बाद कार्ब लो करना पड़ेगा, शुगर लो करके फिर छोड़ना पड़ेगा, सोडियम कट करना पड़ेगा, वाटर इनटेक आपको देखना पड़ेगा पर डे क्या ले रहे हो, कितना लेना है वाटर। पूरा डाइट का आपको प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा। हम्म, डाइट का प्लस आप रेस्ट कितना घंटा कर रहे हो, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट अगर रेस्ट नहीं ले रहे हो, बॉडी रिकवरी नहीं हो रही है, तो दूसरे दिन आप वर्कआउट कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे इंजरीज भी बढ़ जाती हैं क्या? बिल्कुल और इंजरीज किस तरह के होते हैं? कुछ जैसे कि मसल क्रैम्प आ जाता है या नहीं, क्रैम्प तो वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। इंजरी इन सेंस बोला जाए तो कहीं की नस खिंच गई, हम्म, ठीक है, उस टाइप से। कहीं जॉइंट विंट में पेन आ गया। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जब वे प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी वो हाइप अप हो जाते हैं। इसमें एक टर्म आता है ईगो लिफ्टिंग का भी, काफ़ी ज़्यादा वो अपनी क्षमता से ज़्यादा कभी कभी लिफ्ट करते हैं, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो हाँ। ऐसा कभी सीन आपके साथ हुआ है? नहीं, वो सब पावर लिफ्टर लोग करते हैं, उनको हैवी वेट लिफ्ट करना रहता है। मैं तो कभी नहीं करता ईगो लिफ्ट। मेरे को पता है, मेरे को यहाँ तक जाना है। अपने लिमिट से मैं 10% एक्स्ट्रा अपने बॉडी को पुश करता हूँ। मेरे को दूसरे दिन वर्कआउट करना है। मेरे को इंजरी करके अपने आप को 10 दिन रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि मैं ईगो लिफ्ट करूँगा, मेरा 10 दिन हुआ बर्बाद। अच्छा। 10 दिन बर्बाद मतलब मैं 1 साल में मेरा 10 दिन भी छूट रहा है, मैं अपने कंपटीशन से 10 कदम पीछे आ जाऊँगा। तो इतना ज़्यादा जब वर्कआउट करते हैं, आप बता रहे हो 6 दिन आप पूरा वर्कआउट ही करते हैं, राइट? तो आपका जो वर्कआउट होता है उसके साथ साथ आपका जो नॉर्मल लाइफ होता है उसको आप कैसे बैलेंस करते हो? आप पूरा इधर ही रहते हो, आप पूरा उधर टाटा बाय बाय कर देते हैं? भाई मेरा शादी पिछले साल ही हुआ है, जुलाई में, अच्छा, 28 तारीख को। ओके। ठीक है, मैं सोचा था मैं गेम नहीं खेलूँगा अभी 1 साल। हम्म, मैं जस्ट जुलाई में मेरा शादी हुआ है, मैं उसके जस्ट 2 महीने बाद मैच के लिए प्रिपेयर हो गया, चालू कर दिया अपना प्रिपरेशन। वो मैं अपनी वाइफ से पूछ के चालू किया था कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं अभी खेलूँगा तो नहीं, उस टाइप से कुछ नहीं है। वहाँ से मैं अभी तक, अभी चल रहा है दिसंबर, मैं नवंबर 15 को मैं फ्री हुआ हूँ। मतलब मैं अपनी फैमिली, वाइफ, हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता बहुत है, कुछ राइट? सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपकी वाइफ कैसे सपोर्टिव है? उन्होंने क्या कहा आपको? वो बहुत सपोर्टिव है। वो ओके है, आप इस तरह हाँ कर रहे हाँ, हैं? अभी भी उसका शादी हुई कहना, है? अभी अभी शादी हुई है, लेकिन वो 1 साल में मेरे को देख लिए बहुत सारे कंडीशन में कि टूटते रोते सब चीज़, तो समझ गई है कि इसको बोलने की तू मत कर तो ये तो रुकने वाला नहीं है। तो मेंटली बहुत पुश करती है, उसको पता है। उसका कहना है आप करो, हो जाएगा, करते रहो, बस हो जाएगा।
बॉडी बिल्डिंग शरीर के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रांग होने में हेल्प करता है? हाँ। किस तरीके से? कभी आप लो महसूस करते हो तो कभी होता है जिम में आके 10 ठो एक्स्ट्रा हम कुछ मार लेते हैं, रेपिटेशन मार लेते हैं, तो ऐसा कुछ होता है देखो, क्या? अगर आपका कुछ बाहर कुछ हो रहा है ना, किसी पे बाहर गुस्सा उतारने से अच्छा तो जिम आके कुछ कर लो, उससे कुछ तो फायदा होगा, फायदा अपना ही होगा। फायदा होगा। अब बाहर अपना गुस्सा उतारोगे अपना ही नुकसान हो जाएगा, तो उससे बढ़िया जिम चलो। अच्छा फिजिक होने से आपको फीमेल अट्रैक्शन आपको कैसा मिलता है? अरे वो बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों तो को मिलता लगता होगा। है कि बॉडी बिल्डर के ना बहुत सारे फीमेल फ्रेंड होते हैं, करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे दोस्त ही बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। वर्कआउट करो, अपना बॉडी बिल्डिंग का देखो, डाइट वाइट संभालो ना, आप बाहर कहीं जा सकते हो ना कुछ। वो लोगों तो को लगता है फीमेल अट्रैक्शन रहता है, मतलब लड़कियां देखेंगी आपको, ठीक है, लेकिन आपका गोल एक एथलीट का वो सेट रहता है कि भाई या तो ये कर ले या तो वो कर ले। सही बात है। अगर आप उधर उस चीज़ पे जा रहे हो तो आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, करे फोकस हट जाएगा वो आपका। हटेगा भाई। आप कुछ कर रहे हो, अगले को टाइम चाहिए, उसका तो क्या है, वो खा पी कर है घर में, खाली टाइम मिला लगा दिए फ़ोन। अपने को तो रेस्ट चाहिए ना, अपने को करना है कुछ यार। तो आपको मतलब कभी किसी फीमेल ने अप्रोच नहीं किया या किसी ने अप्रोच किया, आपने बोला रहने दे बहन मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा नहीं, हूँ? मेरे को अप्रोच किए, बोला मैं टाइम वाइम नहीं दे पाऊँगा, सही बात है। बोला मेरा खुद का कुछ पता नहीं है, मेरे को क्या करना है, बोला मेरे को पहुँच जाऊँ पहले फिर करते हैं, तब तक टाइम है तो देखते हैं। मतलब वही है कि मैं फोकस्ड हूँ, मेरे को अपना गोल अचीव करना है। मेरा गोल सेट था भाई। मेरे को जब बहुत मेरे को इधर उधर की बातें सुन सुन के ना, घर में बाहर बाहर, तो मैं एकदम सेट हो गया था। अब तो मैं ना करके रहूँगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए बोलते रहो। ऑलमोस्ट आपने अपना गोल पा भी लिया है, राइट? वर्ल्ड लेवल पे आपने स्टैब्लिश कर लिया अपने आप को कि आप अपने पर्सनल लाइफ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन अभी ना जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचे हैं। अभी भी चिरमिरी से मैं हूँ, वहाँ के आधे लोग को भी मेरा नाम नहीं पता होगा। आधे लोगों, देखो तब गोल अचीव होगा ना जब वहाँ से कहीं से भी आप गुजर रहे हो। अब जब वर्ल्ड का मेडल है तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आपका चलना चाहिए, फिर करेक्ट करेक्ट। पहचान होनी चाहिए, तब लगेगा कि वर्ल्ड का अचीवमेंट है। कहीं इस बात का भी आपको मलाल रहता है इतना सारा अचीवमेंट होने के बाद एक्चुअल में उतने सारे लोग मुझे पहचानते नहीं हैं जितना बड़ा मेरा अचीवमेंट है? मेरे क्योंकि को सिमिलर स्पोर्ट्स में अगर इतना बड़ा अचीवमेंट होता है तो वाहवाही हो जाती है, प्रधानमंत्री आके मिलते हैं, काफ़ी सारे रिसेंटली ओलंपिक्स में हमने देखा है काफ़ी सारे नए नए बच्चे अचीव करते हैं, लेकिन उनका अचीवमेंट उनके उनके हिसाब से उनका रिकग्नाइज भी होता है, इंटरनेशनल भी जाता है, नेशनल लेवल पे भी जाता है। पैसे दूसरी चीज़ है, हाँ, पैसा दूसरी चीज़ है, पैसा लेकिन एक रिस्पेक्ट होता है जो मेरे को रिकग्निशन मिले सबके सामने, वो कहीं खलता है क्या? उसके लिए आप कभी हाँ, इसको हाँ। सोचते हो मिले मुझे? जैसे ना मैं क्या करता हूँ, मैं खेल रहा हूँ अपने स्टेट के लिए पहले, अब क्या हो गया इंडिया के लिए। तो मैं अभी जब इंटरनेशनल खेल के आना, मेरे को लगा था यार होगा भाई, स्वागत वागत होगा, वो एक तो रहता है एथलीट का कि पहुंचूंगा, स्वागत वागत होगा तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन वही ये बुरा लगता है भाई, जब एक मेडल लेके आओ, आप ट्रॉफी और मेडल पकड़ के आप खुद ही जा रहे हो, आपके घर के बगल वाले कोई पता नहीं क्या हो रहा है, तो बुरा लगता है। ये सीन चेंज होगा। मैं जैसे बताया कि आप जैसे एथलीट्स आ रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग और भी हैं इनसे इंस्पायर होंगे और आना आएंगे, चाहेंगे। धीरे-धीरे और जैसे जैसे बढ़ेंगे। ज़्यादा लोग बढ़ेंगे आई एम श्योर कि स्टेट को भी इसमें आपको मदद करना पड़ेगा, राइट? और जैसे कि मैं लास्ट में एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने रिकग्निशन का बात किया, आपको अगर अगर ऑप्शन दिया जाए, दो तरह का रिकग्निशन हो कि नेशन वाइज या इंटरनेशनली आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगा, ऑन द अदर साइड कि एक तरफ आपकी फैमिली, आपके फादर आपकी मदर खड़ी होंगी, आप चाहते हो कि उनका रिस्पेक्ट मुझे मिले, तो कौन सा रिस्पेक्ट आप ज़्यादा अहमियत करेंगे, जो इंटरनेशनल वाला है कि अपने घर वालों के, या दोनों चाहिए? चाहिए तो दो। किसी का पगड़ा ज़्यादा भारी है कि नहीं, मम्मी पापा अगर मेरे मान जाते हैं, उनको अगर उनका अगर सीना फक्र से चौड़ा हो जाए तो वो भी एक अलग गर्व का बात होता है हर लड़के के लिए। घर वाले तो मान ही जाएंगे भाई, एक ना एक दिन तो मान ही जाना है, लेकिन पहले तो देश है यार, देश है, राइट? पहले देश है, फिर देखते हैं घर वालों का क्या है, घर वाले मान ही जाएंगे। मान ही जाएंगे, राइट? ओके अशोक भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, Thank you काफ़ी भाई। सारी चीज़ें जानने को मिली, राइट? आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद काफ़ी लोग इस चीज़ को समझेंगे कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं है, ये हर एक स्पोर्ट के जगह एक अच्छा करियर दे सकता है। अगर बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है ना, ये स्पोर्ट्स आप खेल लिए, आपको मतलब आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना, इतने स्ट्रांग हो जाओ, लोग बोलते हैं ना ये डिप्रेशन में चलती, मतलब कुछ भी हो जाए आप इतने चिल यार, कुछ नहीं होता भाई, हो जाएगा सब। फिजिकल के साथ साथ फिजिकली मेंटली आप हर टाइप का मतलब टाइम देख लोगे आप। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है आप देख ही चुके हो,
ठीक है, फैमिली सपोर्ट नहीं आ रहा वो भी देख ही चुके हो, दोस्त यार आप छोड़ ही चुके हो ट्रेनिंग के टाइम पे, बाहर क्या चल रहा है आपको पता नहीं है, कब दिवाली हो रहा है, कब दशहरा हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है, सब तो छूट गया, बचा क्या है। तो इतना सारी सब चीज़ें हो गई है। अब ऐसा लाइफ में कुछ हो भी गया, अरे ये हो जाएगा, भाई इतना सारे चीज़ें आदमी झेल के बैठ गया है, अब उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, जाते जाते अगर आप हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहें। खाओ पियो मस्त रहो, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, और बाकी जिम एक्सरसाइज करते रहो। जिम करते रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये थे अशोक भाई हमारे साथ अपने ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पल शेयर करते हुए। आई होप कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप लोग को भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स में हम करेंगे। ये अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो फिलहाल के लिए अभी हम क्लोज़ करते हैं। आगे चल के भी अशोक भाई से और इस फील्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। थैंक यू। चलो कट हो रे बाप रे, पता ही नहीं चला यार, इमोशनल हो गए रे भाई, गजब हो गया इसका। क्या करेंगे यार। नहीं, थोड़ा सा होता है भाई, लगता है